हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम वुमेन मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट वुमेन मूवमेंट। वुमेन्स को अधिकार कैसे मिले, वुमेन्स ने क्या क्या किया अपने अधिकार पाने के लिए, वुमेन गॉड्स की वर्शिप कैसे शुरू हुई, इन सब के बारे में हम इस छोटे से वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देखते हैं। जो वुमेन मूवमेंट है वो स्टार्ट कब से हुआ था? वो पोस्ट वैदिक ईरा से स्टार्ट हो गया था, या हम कह सकते हैं वो शक्ति कल्ट से स्टार्ट हो गया था। वुमेन का जो मूवमेंट था वो पोस्ट वैदिक ईरा या फिर शक्ति कल्ट से स्टार्ट हो गया था। शक्ति कल्ट क्या होता है? शक्ति कल्ट में हम किसी फीमेल गॉड की वर्शिप करते हैं। शक्ति कल्ट किसी फीमेल गॉड की वर्शिप को हम शक्ति कल्ट कहते हैं। बहिमा बाई, बहिमा बाई कौन है? बहिमा बाई ने एक लिटरेचर लिखा था। शक्ति कल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीमेल थी जिसने शक्ति कल्ट को बनाने में बहुत मदद करी, शक्ति कल्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी, वो थी हमारी बहिमा बाई। बहिमा बाई जी ने एक लिटरेचर लिखा था। किसके ऊपर? उन्होंने एक लिटरेचर लिखा था आत्मनिवेदा उनके लिटरेचर का नाम था। ये उनकी ही ऑटोबायोग्राफी थी। इनमें उन्होंने जो कंडीशन है वुमेन्स की, इस हमारी जो उस टाइम पीरियड में जो वुमेन्स की कंडीशन थी, पर्दा प्रथा, ये सती, ये जो सारी कंडीशंस थी, जो सारी बेकार कंडीशंस वुमेन्स के लिए अलाउड थी, वुमेन्स के लिए लुग्नेटेड थी, उन सब के बारे में उन्होंने बताया था। मेडिवल पीरियड की ये बात हो रही है। वो ऐसी पहली वुमेन थी जिन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में, इस सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस करी थी। फ्रॉम शक्ति कल्ट से फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया। अब ये फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म है हम एक लड़की को एक लड़के के इक्वल रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब ब्रिटिश के आने के बाद फेमिनिज्म का मतलब बदल गया था, बट इंडिया में जो फेमिनिज्म है उसका मतलब यही होता है कि एक गर्ल को एक बॉय जितनी रिस्पेक्ट मिले, उसको भी उतनी ही इक्वल डिग्निटी, उतनी ही इक्वल रिस्पेक्ट, उतने ही इक्वल सेल्फ कॉन्फिडेंस, उतने ही इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए जैसा कि एक बॉय को देखा जाता है। बट ब्रिटिश के आने के बाद इस फेमिनिज्म का मतलब, उन ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, उन्होंने इस फेमिनिज्म का मतलब कर दिया था कि लड़के जैसा बनो। हम लड़कियों को बॉय कट वाल रखने चाहिए लड़कों जैसा दिखने के लिए, लड़कियों को पैंट शर्ट पहननी चाहिए लड़कों जैसा दिखने के लिए। तो उन्होंने उस फेमिनिज्म का मतलब बदल दिया। बट द राइट मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म इज़ टू सी गर्ल इक्वल टू बॉयज़ विद रेस्पेक्ट। जो वुमेन मूवमेंट था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूसेड था, बहुत एक ऐसा शॉक लगा था मॉडर्न सोशल मूवमेंट्स में। एक ऐसा अच्छा मूवमेंट था, एक मॉडर्न सोशलिस्ट मूवमेंट था जो पुरानी सोसाइटी में क्या लाना चाहता था? रिफॉर्म लाना चाहता था। ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इफेक्ट्स से, उनके एफर्ट से। ये दोनों क्या करते थे? ये दोनों फाइट करते थे। किसके अगेंस्ट? वुमेन्स के राइट के लिए फाइट करते थे। इनह्यूमन प्रैक्टिसेस जैसे सती की जो प्रथाएं थी, इनके अगेंस्ट फाइट करते थे। राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े सोशलिस्ट थे जिन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंशियंट टाइम में जो अपर स्ट्रेटा वुमेन्स थी उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती थी, बट अब लोअर स्ट्रेटा वुमेन्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ती हैं। एंशियंट टाइम में जो अपर स्ट्रेटा लोग थे, अपर स्ट्रेटा पीपल थे, उनके ऊपर ही, मतलब जो ऊंची कास्ट, ऊंचे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर ही प्रॉब्लम्स आती थी, उनके ऊपर ही ज़्यादातर सारे लोगों की निगाहें रहती थी। तो वे घर से बाहर निकलते थे तो सब लोगों की निगाहें उन पे पड़ती थी, तो उन्हें बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती थी। उनके लिए पर्दा प्रथा होती थी, बहुत ज़्यादा होता था। और जब लोअर स्ट्रेटा वुमेन्स जो थी उस टाइम पे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था, कोई इंसान उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था कि ये क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, किसी को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब क्या हो रहा है? अब लोअर स्ट्रेटा वुमेन्स पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अपर स्ट्रेटा वुमेन्स जैसा चाहती हैं वैसा रहती हैं, जैसा उनका मन करता है वे वैसा करती हैं। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। 19वीं सेंचुरी से बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस जो थी, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस जैसे सती हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, बैन ऑन विडो मैरिज, पॉलीगैमी, ऑल दिस, इस सब की वजह से क्या हुआ? वुमेन मूवमेंट आया। क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसी इविल प्रैक्टिसेस बना दी थी जिन्होंने वुमेन को इतना ह्यूमिलिएट करा, इतना इरिटेट किया कि वुमेन्स को वुमेन मूवमेंट लाना ही पड़ा। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गई थी। लोगों की ऐसी ऐसी प्रथाओं से हर इंसान थक जाता है और उसी तरह वे भी थक चुकी थी। अब बताओ,
बैन ऑन विडो मैरिज, कि अगर कोई बच्ची विधवा हो जाती है, क्या करते थे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पैदा होते ही कह देते थे कि ये बच्ची जो है ये पैदा हुई 1 मिनट नहीं हुई इसको पैदा होने में, बट कह देते थे इसकी शादी इसके साथ होगी। और अगर वो मर जाता है और वो बच्ची 1 साल की ही होती है तो उस बच्ची को तब से ही विधवा माना जाता था। आगे वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती थी, उसे तब से ही सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते थे। बैन लगा हुआ था विडो मैरिज पे कि जो विधवाएं हैं वे दोबारा शादी नहीं कर सकती। इन सब ह्यूमिलेशन, इन सब इरिटेशंस की वजह से वुमेन मूवमेंट आया। जो ब्रिटिश एजुकेशन है और कल्चर है उसकी वजह से भी वुमेन मूवमेंट आया। ब्रिटिश एजुकेशन कहती थी कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों पे जोर दो, एजुकेशन प्रमोट करो। ब्रिटिश कल्चर कहता था कि व्हाट यू वांट यू कैन वियर। बट हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये सब जो चीज़ें थी, ब्रिटिश एजुकेशन और कल्चर जो चीज़ बोलता था वो एक इविल डेमन की तरह देखी जाती थी कि ये तो हमारे राक्षस हैं। तो अब जो गर्ल्स हैं वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती थी, बट हमारी सोसाइटी के लोग इन चीज़ों को मना करते थे। तो उस वजह से भी एक वुमेन मूवमेंट आने का एक बहुत बड़ा कारण रहा। अब इस मूवमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या चाहती थी वुमेन जो इस मूवमेंट्स में थी, उनकी क्या मर्जी थी, उनकी क्या इच्छाएं थी। इनमें वे चाहती थी कि कास्ट रिफॉर्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कास्ट की लड़की इसी कास्ट के साथ शादी करेगी, ये बहुत नीचे कास्ट की है तो ये ऊपर नहीं जा सकती, ये ऊपर कास्ट की है तो ये नीचे नहीं जा सकती। ये कास्ट रिफॉर्मेशंस बंद करिए, इम्प्रूवमेंट करिए वुमेन में के स्टेटस में। ऐसा मत करिए कि वुमेन पर्दा रखेगी अपने सिर पे, वुमेन घर से बाहर नहीं निकल सकती, वुमेन चूल्हा चौका देखेगी, वुमेन स्कूल नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती। हमारे स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट करिए, वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करिए। लोग वुमेन की एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर वुमेन्स की एजुकेशन प्रमोट की गई तो वुमेन्स जो है वो मैन के इक्वल आ जाएंगी, और जो चीज़ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से भी एक वुमेन मूवमेंट आने का बहुत बड़ा ये कारण रहा। वुमेन्स चाहती थी कि जो इविल प्रैक्टिसेस आप सब कर रहे हो वे सारी स्टॉप करो, हम ये इविल प्रैक्टिस नहीं झेल सकते, और आपकी ये सती प्रैक्टिस, आपकी ये चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग दीज थिंग्स वंस मोर। तो वे ये भी चाहती थी कि इन सारी इविल प्रैक्टिस को बंद किया जाए। अब देखिए, जो वुमेन मूवमेंट था वो दो पीरियड्स में कैटेगराइज किया गया था, प्री इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट। प्री इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट था, मतलब आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस से पहले का वुमेन मूवमेंट। इंडिपेंडेंस जब तक हमें नहीं मिली थी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बने थे, उससे पहले वुमेन्स मूवमेंट में क्या हो रहा था, उससे पहले वुमेन क्या चाहती थी, और इंडिपेंडेंस के बाद वे क्या चाहती थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट। प्री इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट, प्री इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट में सबसे पहले जो चीज़ चल रही थी, सबसे पहला जो समाज चल रहा था वो था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ये राजा राम मोहन जी ने बनाया था 1825 ईयर में। और ये इन्होंने क्यों बनाया था ब्रह्मो समाज, क्योंकि ये चाहते थे ये अबॉलिश, इस सती को अबॉलिश करो, जो आपने प्रैक्टिस बना रखी है सती की इसको अबॉलिश करो। कि अगर इंसान जो सती में क्या होता था बच्चों, जो औरत थी वो जीते जी मार दी जाती थी। अगर पति मर गया हो उसका तो उसको भी, पति को जब अग्नि लगती थी, समाधि पे जब पति लेटता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी लिटा दिया जाता था। दिस इज कॉल्ड सती। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि ये सती जो है ये अबॉलिश हो। एजुकेशन, वे चाहते थे एजुकेशन को प्रमोट करो, क्योंकि अगर एजुकेशन प्रमोट होगी, जो वुमेन का स्टेटस है, वुमेन की पोजीशन है इस वर्ल्ड में, वो इंक्रीज होगी, वो आगे बढ़ेगी और सती भी एबॉलिश अपने आप ही हो जाएगी। तो ब्रह्मो समाज का भी मेन मोटिव हम जो कह सकते हैं वो था एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। देन था हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज MG रनाडे ने फाउंड किया था, RG भंडारकर ने भी फाउंड किया था। MG रनाडे और दोनों RG भंडारकर दोनों ने इसको फाउंड करने में मदद करी थी। 1867 में ये फाइंड आउट हुआ था। अब ये प्रार्थना समाज क्या चाहता था आपका, ये भी आपका प्रार्थना समाज ये भी वही चाहता था जो ब्रह्मो समाज चाहता था, कि इम्प्रूवमेंट करो वुमेन्स की पोजीशन पे, वुमेन को स्टेटस इम्प्रूवमेंट करो, वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करो। नेक्स्ट था आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने फॉर्म आउट किया था 1875 में। ये जो था ये रिलीजियस लिबरलिस्ट मूवमेंट था। इसमें ये एक कैसा समाज था, इसमें ये जो रिलीजियस के जो रिचुअल्स हैं वुमेन के लिए, रिचुअल्स जो है वुमेन्स के लिए, उनको वे अबॉलिश करना चाहती थी, रिलीजियस से बाहर निकालना चाहती थी वुमेन को, एजुकेशन प्रमोट कराना चाहते थे ये लोग।
जो ये एंशियंट हिंदू ट्रेडिशंस है कि लड़की उसके साथ जला दी जाएगी, लड़की की शादी पहले ही तय कर दी जाएगी, इन सबको वे क्या करना चाहती थी, इन सबको अबॉलिश करना चाहती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, आर्य समाज, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि, ये कुछ 4-5 नेम हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, ज्योतिबा फुले और गोपाल हरि, ये सब क्या चाहते थे, ये कास्ट सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल मानते थे इन सब चीज़ें के लिए, कि कास्ट सिस्टम ही एक ऐसी जड़ है जिसकी वजह से वुमेन का जो स्टेटस है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। सो दे ऑल थिंक दैट कास्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। बेगम ऑफ भोपाल, सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल्ला इन अलीगढ़, करामत हुसैन इन लखनऊ, इन सब ने वुमेंस की एजुकेशन को प्रमोट किया। ये सब चाहते थे कि जो वुमेंस की एजुकेशन है उस पर फोकस आउट किया जाए। जो वुमेंस इंडिया एसोसिएशन है WIA, जो फाउंड हुई थी कहाँ पे, अध्ययन मद्रास में 1970 में, एनी बेसेंट के द्वारा और मार्गरेट कजन्स, जीना राजा देसार के द्वारा। उसका भी मेन मोटिव क्या था, उसका भी मेन मोटिव यही था कि वुमेंस के एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, वुमेंस के एजुकेशन को बढ़ाया जाए। ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, NGO थी ये एक AIWC। ये दिल्ली में हुई थी 1927 में मार्गरेट कजन्स के द्वारा। ये सबसे पुराना वुमेंस का ग्रुप था जो बनाया गया था, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ओके, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, मतलब बहुत सारी हमारी इंडिया के बहुत सारे अलग अलग विभागों में, राज्यों में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। जैसे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, जो 1925 में इन्होंने बनाई थी। ये चेयर की जा रही थी दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा। जो दुर्गाबाई देशमुख हैं वो भी बहुत बड़ी एक सोशलिस्ट रही हैं वुमेन मूवमेंट में। जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है वो 1958 में इस्टेब्लिश की गई थी। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही थी वुमेंस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सब लोग यही चाहते थे, सब लोगों को वुमेंस की लगता था कि अगर वुमेंस की एजुकेशन प्रमोट की जाएंगी तो हमारी जो टाइम है वो हमारा जो समाज है, एरिया है, वो डेवलप होगा। देखिए, ब्रह्मो समाज का मोटिव था सती को अबॉलिश करना, प्रार्थना समाज का मोटिव था अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, और आर्य समाज का था कास्ट को अबॉलिश करना। वुमेन्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का मोटिव था एजुकेशन। बट अगर हम इन चारों के मोटिव को मिला के देखें तो चारों का मोटिव जो था वो एजुकेशन से सॉल्व आउट हो सकता था। अगर एजुकेशन आएगी, सती अपने आप बैन हो जाएगी। एजुकेशन आएगी, अनटचेबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। एजुकेशन आएगी, कास्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। और एजुकेशन आएगी तो एजुकेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। हमें सबका एक ही मोटिव देख रहा था, एजुकेशन को प्रमोट करना। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट मतलब इंडिपेंडेंट के बाद जो वुमेन मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद वुमेन मूवमेंट में क्या बदलाव आए। इस सीरीज़ में, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव की सीरीज़ में जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए गए इंडिपेंडेंस के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेंस के राइट के लिए काम किया। जैसे जो अर्लीस्ट कंपेनिंग है 2003 ब्लैंक नॉइज़ प्रोजेक्ट, ये क्यों था, ये ईव टीजिंग के लिए बनाया गया कि मतलब वुमेंस को उनकी परमिशन के बिना आप टीज़ नहीं कर सकते, नहीं छेड़ सकते। 2009 पिंक चड्डी मूवमेंट, ये मॉरल पॉलिसी के अगेंस्ट बनाया गया। 2011 का सल्क वॉल्ट प्रोटेस्ट, ये भी बनाया गया। जो ये कंपेन्स बन रहे थे, जो ये कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे वुमेन के मूवमेंट के बाद। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन मूवमेंट ने, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ओके, जो कंपेनिंग था, जैसे 2011 वाइल्ड ऑल्टर प्रोजेक्ट ऑन वुमेन राइट टू पब्लिक स्पेस, ये बनाए गए। 2015 में पिंजरा तोड़ मूवमेंट आया, 2017 में बेखौफ आज़ादी मूवमेंट आए। तो क्या होने लगा, अब वुमेन की मदद करने के लिए सरकार उनके साथ जुट गई थी। कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट और भारतीय ग्रामीण महिला संघ, कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट और भारतीय ग्रामीण महिला संघ, ये कुछ रूरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बनाई गई थी। जो डिपार्टमेंट है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी बनाया गया 1985 में। ये क्या था, ये एक ओपन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर था। ये पूरा ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर था। प्री इंडिपेंडेंस वुमेंस में हम क्या चाहते थे, हम वुमेन के लिए राइट चाहते थे कि वुमेन्स को राइट दो, उनको एजुकेशन दो। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लाइबर्टी चाहते थे कि वुमेन को इक्वलेंस दो। अब लोगों ने राइट्स तो दे दिए, एजुकेशन दे दी, बट वे लाइबर्टी देने के लिए राज़ी नहीं थे। दे डोंट वांट टू गिव इंडिया वुमेन्स लाइबर्टी।
अब देखिए जैसे सरोजनी नायडू, लाडो रानी जुस्ती, रानी गोडवाला, कमला नेहरू, हसना मेहता, ये कुछ वुमेन्स थी जिन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के इन सारे वुमेन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व लिया। इन्होंने सत्याग्रह, नेशनल मूवमेंट, इन सब में भी इन्वॉल्व लिया था। तो वुमेन्स अब पीछे नहीं रह रही थी। वुमेन्स ने नेशनल ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लिया था। अब लोगों ने वुमेन्स को राइट ही क्यों दिए? उन्होंने वुमेन को राइट इसलिए दिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वुमेन इस मूवमेंट में आती है, उन्हें राइट मिलते हैं, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट में हमारे लिए काम करेंगे और हमें आज़ादी मिलेगी। सो ड्यू टू दिस लोगों ने राइट्स भी वुमेन को अपने फ़ायदे के लिए दिए थे। अब वुमेन्स को क्या चाहिए थी? लाइबर्टी चाहिए थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वुमेन्स के लिए बहुत सारे राइट बनाए। आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को लाइबर्टी प्रोवाइडेड है, तो मतलब वुमेन को भी लाइबर्टी मिलेगी। आर्टिकल 15(1) जो है वो कह रहा था कि राइट टू इक्वलिटी हर इंसान के लिए है, कि हर इंसान इस हमारी इंडिया में इक्वल स्टेटस पे रहेगा, वुमेन और मैन दोनों ही। आर्टिकल 15(2) कह रहा था कि कोई भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे वुमेन के लिए। जो स्टेट है वो वुमेन के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी ताकि वुमेन्स को प्रोटेक्टिव फील हो। आर्टिकल 16(2) कह रहा था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा उसके कलर, उसके जेंडर के बेसिस पे। आर्टिकल 19 कह रहा था राइट टू फ्रीडम है वुमेन्स और मेंस दोनों को ही। आर्टिकल 21(1) फर्स्ट कह रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट है। ह्यूमन को किसी भी इंसान के साथ बुरा बर्ताव करना अगर वो नहीं चाहता तो वो गलत है, पनिशेबल है। आर्टिकल 32 सेइंग दैट कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके राइट्स वायलेटेड हैं। अगर वुमेन्स को लगता है कि उनके राइट वायलेटेड, छीने गए हैं, तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। आर्टिकल 39 इज सेइंग मेन और वुमेन दोनों के पास ही राइट है इक्वल लिवलीहुड का, कि वुमेन भी अपने अलग घर में जहाँ रहना चाहती है वहाँ रह सकती है, कोई उसे नहीं देखेगा। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी बनाए गए थे वुमेन के लिए, जिससे आर्टिकल 243(d)(3) ये कह रहा था कि 1/3 सीट जो है इलेक्शन में, पंचायती इलेक्शन में, आधी 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। इतनी सीट्स पे वुमेन्स का हक होगा। देन आपका आया 243(d)(4) ये आपका कह रहा था कि 1/3 ऑफिसेस, पंचायत में 1/3 ऑफिसेस जो हैं वो किसके लिए होंगे? वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे। 243(t)(3) कह रहा था कि 1/3 टोटल सीट डायरेक्ट इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्ट इलेक्शन में वुमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। 243(t)(4) कह रहा था कि जो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस है वुमेन के लिए, वो इतने ज़्यादा अच्छे मैनर से अच्छे सजे होने चाहिए, मतलब इतने ज़्यादा क्लीन होने चाहिए जैसे स्टेट लेजिस्लेचर वुमेन्स के लिए होते हैं। तो वुमेन्स को राइट्स दिए जा रहे थे। जो रूलिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट से, वो मेंशन कर रही थी कि जो वुमेन है, अगर किसी वुमेन को विक्टिम है, किसी वुमेन ने कोई क्राइम किया है, मतलब कोई क्राइम नहीं किया है, उसके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो वो कंप्लेन कर सकती है 0 FIR के अंदर। अब ये 0 FIR का है, व्हाट इज़ दिस 0 FIR? ये किसी भी पुलिस स्टेशन में रिजर्व की जा सकती है, किसी भी पुलिस स्टेशन में फिल की जा सकती है। ये मैटर नहीं करता कि वो जो पुलिस स्टेशन है वो उस एरिया में है या नहीं। तो 0 FIR वुमेन के लिए बनाया गया। कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए वुमेन के लिए, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया। इसके अंदर वुमेन्स को जो है वो उतने ही पैसे मिलेंगे अगर वो किसी जॉब पे काम करते हैं जितने एक मर्द को मिलते हैं, मेन को मिलते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट बनाया गया, वर्क प्लेस पे कि वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। वुमेन हैव अ राइट टू एनॉयमिटी फॉर सेक्सुअल अडल्ट विक्टिम एक्ट आया। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट आया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1975 एक्ट आया कि कोई भी वुमेन को अपराध को अरेस्ट नहीं कर सकते चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। वुमेन हैव अ राइट टू रजिस्टर कंप्लेन एक्ट आया। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिटेशन एक्ट आया। अब इस टाइम रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है वुमेन्स के लिए? ट्रिपल तलाक का अबॉलिशमेंट हुआ। ट्रिपल तलाक के अंदर क्या होता था कि कोई मैन किसी भी वुमेन को डिवोर्स दे सकता है, किस बेसिस पे? कुछ भी गलती नहीं करी वुमेन ने, फिर भी उसने डिवोर्स दे दिया। ओके और 72 साल तक, ये आज़ादी के बाद भी 72 साल तक ये ट्रिपल तलाक चलता आ रहा था, बट अभी ये ख़त्म हुआ है। ओके अब जैसे डिवोर्स अगर मैन देता था तो उसको तलाक कहते थे, दोनों देते थे उसको मुबारक कहते थे, और फीमेल देती थी उसको खुलक कहते थे उर्दू लैंग्वेज में। तो तलाक मैन को कह रहे हैं हम। ट्रिपल तलाक मतलब मैन जो तलाक देता था किसी भी वुमेन को किसी भी बेसिस पे नहीं कि मतलब उसने कोई गलती नहीं की, उसे तलाक दे दिया। सो दिस इज़ नॉन एज तलाक। सो आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा जो वुमेन मूवमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट रहा हिस्ट्री के लिए। वुमेन को राइट कैसे मिले, आप लोग आज कैसे पढ़ पा रहे हो गर्ल्स? ये राइट्स की वजह से जो आपको
पीछे से आज़ादी से लेके आज़ादी से पहले से जो शुरू होते जा रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस मदद से आज हमें इतने सारे राइट्स प्रोवाइडेड हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।